हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन बहुत ही शानदार हो। ठीक 3 दिन पहले हमने इस चैनल के ऊपर एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हम दिन भर की टॉप 10 न्यूज को कवर करते हैं और ये सारी न्यूज ऐसी होती हैं जो भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कई सारी न्यूज तो ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता है। व्यूज तो खैर हमें ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप सबके कमेंट से जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे में हमने फैसला किया है कि टॉप 10 न्यूज के इस सेगमेंट को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत ही मदद होगी। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट आ रही है आईपीएल 2024 को लेकर। पिछले कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनावों की डेट्स को अनाउंस किया था। अब जो ये डेट्स हैं ये आईपीएल 2024 के साथ क्लैश हो रही हैं। दरअसल आईपीएल के मैचेस 22 मार्च से स्टार्ट होने हैं और लास्ट का फाइनल मैच 26 मई को खेला जाना है। वहीं लोकसभा इलेक्शंस 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून को खत्म होंगे। अभी दोनों ही चीजें एक समय के ऊपर हो रही हैं। ऐसे में सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो सकता है। इसलिए जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शंस की डेट्स को अनाउंस किया, उसके बाद से मीडिया में अफवाहें फैलना स्टार्ट हो गई थी कि आईपीएल का सेकंड हाफ यानी कि आधे मैचेस यूएई में करवाए जाएंगे। लेकिन पिछले कल देर शाम को बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने सबके सामने आकर स्टेटमेंट जारी करके बताया कि ये सारी बेसलेस न्यूज हैं और आईपीएल के सारे मैचेस भारत में ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ मिलकर सिक्योरिटी के सारे मैटर्स को खुद ही हैंडल कर लेंगे। आज की दूसरी अपडेट आ रही है अमेरिका से और ये भी भारत के लोकसभा इलेक्शन को लेकर है। अभी भारत के इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की डेट्स को अनाउंस नहीं किया कि अमेरिका ने हमारे चुनावों में दखल देना भी स्टार्ट कर दिया है। दरअसल पिछले कल अमेरिका के सीनेटर्स ने दुनिया की टॉप आईटी और सोशल मीडिया कंपनीज को एक लेटर लिखा है। इस खत में गूगल और यूट्यूब की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट शामिल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा शामिल है और उसके अलावा टिकटॉक और इलॉन मस्क की कंपनी एक्स भी शामिल है। अमेरिका के सीनेटर्स ने इन सभी कंपनी को लेटर लिखकर इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये सारी कंपनीज भारत में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां करें और ये सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया के ऊपर डीप फेक और डिजिटली अल्टर्ड इंफॉर्मेशन चुनावों के दौरान भारत में ना फैलाई जाए। गलत इन्फॉर्मेशन के कारण डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका के सीनेटर्स ने कहा है कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो की मदद से सोशल मीडिया के ऊपर फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है, जो कि चुनावों के दौरान लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए कंपनीज भारत में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस को अच्छे से मॉनिटर करें। इलेक्शंस भारत में हो रहे हैं और चिंता इनको अमेरिका में बैठे हो रही है, मानो ये अमेरिका के नहीं बल्कि भारत के सीनेटर्स हों। आज की तीसरी अपडेट आ रही है टर्की और मालदीव्स को लेकर और ये भारत से भी लिंक्ड है। आपको पता होगा कि मालदीव ने रिसेंटली टर्की से बेरफ्तार ड्रोन्स परचेज किए थे और टर्की ने कुछ ही दिनों के अंदर इनकी डिलीवरी भी मालदीव को कर दी थी। अब इन ड्रोन्स को लेकर पिछले कल मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि टर्की ने मालदीव को कुछ ड्रोन्स फ्री में दिए हैं, यानी कुछ ड्रोन्स के लिए टर्की ने मालदीव से पैसे ही नहीं लिए हैं। इसके साथ ही मालदीव के प्रेसिडेंट ने टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की तारीफ में कई सारे कसीदे भी पढ़े। आप सोचिए कि टर्की को भी भारत से इतनी खुंदक हो गई है कि वो मालदीव को फ्री में ड्रोन्स बांट रहा है। वहीं मालदीव ने भी इन ड्रोन्स की मदद से अपनी सीमा की सर्विलांस करना स्टार्ट कर दिया है। आज की चौथी अपडेट आ रही है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर से संबंधित। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर सर 5 दिन के दौरे के लिए विदेशी यात्रा के ऊपर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च को वो सिंगापुर जाएंगे, उसके बाद वहां से मलेशिया और फिर फिलीपींस का दौरा करेंगे। आपको तो पता होगा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेज की थी और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत फिलीपींस को अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड और हॉविट्जर्स यानी कि तोपें ऑफर कर रहा है। भारत तो इनकी प्रोडक्शन फिलीपींस में करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है। इसके लिए फिलीपींस की किसी कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और तोपें फिलीपींस के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अब भारत की तरफ से ये ऑफर फिलीपींस को दिया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि क्या फिलीपींस भारत का ये ऑफर एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। खबर निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर की फिलीपींस की विजिट के दौरान इस डील के ऊपर भी चर्चा होगी। आज की 5वीं अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखें कि खैबर पख्तूनवा स्टेट की नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट का रीजन अफगानिस्तान बॉर्डर के कितने पास है। दरअसल पिछले कल देर शाम को आतंकी गुटों ने यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के ऊपर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 2 ऑफिसर समेत 7 जवान मारे गए हैं, जबकि 16 बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। वैसे इनको आतंकी कहना पूरी तरह से गलत होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के ऊपर हमला किया था और ये एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी को पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के अंदर ही जबरदस्ती घुसा गए थे। हालांकि ये 6 फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ संघर्ष में मारे गए हैं, लेकिन इनकी शहादत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं गई है, क्योंकि इनको रमजान के पवित्र महीने में जिहाद करने के लिए जन्नत नसीब होगी। आज की छठी अपडेट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आ रही है। रिसेंटली अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और कुछ वेस्टर्न एनजीओज ने भारत के सीए को भेदभावपूर्ण कानून बताया था। इन सभी को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने पिछले कल एक करारा जवाब दिया है और कहा कि भारत कोई पहला देश नहीं है जो इस तरह का कोई बिल लाया है। दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं भारत का विरोध करने वाले देशों के लोकतंत्र
उनकी समझ या उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या वो भारत का इतिहास जानते हैं। कई देशों को तो ये भी नहीं पता कि क्या भारत का विभाजन हुआ था या फिर नहीं। वो मानेंगे भी नहीं कि भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किन किन समस्याओं को एड्रेस किया गया है। बिना इतिहास की जानकारी के बहस करना व्यर्थ है। हमारे भी कोई सिद्धांत हैं और उनमें से एक सिद्धांत पार्टीशन के समय के लोगों के प्रति हमारे दायित्व का है। मेरी एक समस्या ये भी है कि ये लोग अपनी नीतियों को आईने के ऊपर भी नहीं देखते हैं। वैसे आजकल हर दूसरे दिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर इन वेस्टर्न देशों की क्लास लगा रहे होते हैं। आज की 7वीं अपडेट कैरेबियन देश हैती से आ रही है, जहां पर भारत के करीब 90 नागरिक आज की डेट में फंसे हैं। सबसे पहले आप दुनिया के मैप के ऊपर देख लें कि हैती की लोकेशन कहां पर है। ये छोटा सा देश मैक्सिको के राइट साइड और अमेरिका के ठीक नीचे सिचुएटेड है। भारत सरकार ने कहा है कि जल्द वो इस देश से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के बारे में सोच रही है। दरअसल हैती में इस समय बड़े स्केल के ऊपर दंगे फसाद हो रहे हैं। वहाँ पर देश को क्रिमिनल गैंग्स ने टेक ओवर कर दिया है। हैती के प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी ने रेजिग्नेशन दे दिया है और वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड पुलिस से सिचुएशन भी संभल नहीं रही है। और गैंग लीडर्स ने कहा है कि न सिर्फ सेना बल्कि पॉलिटिशियंस ने भी उनके देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब वो देश को सुधारेंगे। गैंग्स में कई सारे रिटायर्ड पुलिसमैन भी हैं और आज की डेट में पूरे देश में क्योस फैल गया है। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस को गैंग्स ने टेक ओवर कर लिया है। वहाँ पर शरेआम कई सारी किलिंग्स हो रही हैं, रेप लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं। अमेरिका और आसपास के देश इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलते दिखाई नहीं दे रही है। जिसके बाद अब भारत सरकार ने कहा है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो एक ऑपरेशन चलाएंगे और सभी भारतीय नागरिकों को हैती से निकालकर देश वापस लाया जाएगा। इस समय करीब 75 से 90 भारतीय वहां पर फंसे हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनमें से 60 भारतीय नागरिकों ने एम्बेसी को कांटेक्ट करके एयरलिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। आज की 8वीं अपडेट आ रही है सऊदी अरेबिया को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी महीने में भारत ने सऊदी अरेबिया से मंथ ऑन मंथ 21% और ईयर ऑन ईयर 28% ज्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया है, जिसके बाद अब सऊदी अरेबिया ने इराक को रिप्लेस कर दिया है और हमारा यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। डेटा के मुताबिक फरवरी महीने में भारत के टॉप 3 क्रूड ऑयल सप्लायर देश थे। नंबर 1 रशिया, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर सऊदी अरेबिया और फिर थर्ड पोजीशन के ऊपर इराक। आज की 9th अपडेट आ रही है अमेरिका और अडानी ग्रुप को लेकर। दरअसल यूएस अटॉर्नीज ऑफिस फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन बेस्ड जस्टिस डिपार्टमेंट की फ्रॉड यूनिट ने अडानी ग्रुप और गौतम अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। ये जांच की जा रही है फ्रॉड और पोटेंशियल ब्राइबरी को लेकर। अमेरिका के सरकारी वकीलों को ये टास्क दिया गया है कि वो इस चीज की जांच करें कि क्या अडानी ग्रुप ने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए कहीं रिश्वत का सहारा तो नहीं लिया या फिर कोई फ्रॉड करके या किसी को पैसे खिलाकर या फिर किसी अलग तरह का बेनिफिट ट्रांसफर करके कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल तो नहीं किया है। खैर, शायद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिराकर इनको चैन नहीं मिला है और अब ये लोग अडानी के खिलाफ एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हद है यार जो बाइडेन की भी। आज की लास्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए और सुनिए कि इस्लामिस्ट क्या बोल रहे हैं। दरअसल ये वीडियो पिछले कल से दुनिया भर में वायरल हो रहा है। ब्रिटेन में मुस्लिम गुटों ने रैली निकाली है और शरिया फॉर यूके और नारे तकदीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये लोग ब्रिटेन में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर मुस्लिम देशों की तरह शरिया कानून लागू होना चाहिए। हिजाब और बुर्के के ऊपर रोक पूरी तरह से हटाई जानी चाहिए और इस्लामोफोबिया और ब्लास्फेमी के खिलाफ यूके में कड़ा कानून लाया जाना चाहिए। यानी ये लोग अब यूनाइटेड किंगडम को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन बनाकर ही छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रिटेन ये सब डिजर्व भी करता है, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया भर में अत्याचार फैलाया था ये एक तरह से उसी का कर्म है जो आज इनको हिट बैक हो रहा है।